सोचिए, किसी को अपनी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता। वो जानना चाहते हैं कि भाई आखिर कमी कहाँ रह गई, परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या था, इंटरव्यू में कितने नंबर मिले। लेकिन उनकी संस्था कहती है, माफ कीजिए, ये जानकारी गोपनीय है, हम नहीं बता सकते। ये सुनते ही कैसा महसूस होगा? आज हमारी चर्चा बिल्कुल इसी उलझन पर है। क्या सूचना का अधिकार यानी आरटीआई किसी कर्मचारी को अपनी ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट और प्रमोशन से जुड़ी जानकारी पाने का हक देता है? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो दिल्ली उच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। ये मामला है देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बनाम उसके एक कर्मचारी मोहम्मद शाहजहां का। ये केस एसबीआई ने केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के एक आदेश के खिलाफ दायर किया था। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस केस को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि अदालत ने सूचना के अधिकार कानून की आत्मा को कैसे पकड़ा, खास तौर पर मतलब उस स्थिति में जब कोई अपने ही बारे में जानकारी मांग रहा हो। हम एसबीआई की दलीलों की गहराई में उतरेंगे और फिर अदालत के उस तर्क को समझेंगे जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोला है। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। कहानी शुरू होती है मोहम्मद शाहजहां से। वो एसबीआई में एक विशेष सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने आरटीआई के तहत कई आवेदन दिए थे जो उनके करियर से जुड़े कुछ अहम सवाल उठाते थे। शाहजहां ने तो जानकारी मांगी थी, उसके दो मुख्य हिस्से थे। पहला तो था उनके सस्पेंशन और कुछ दूसरे मामलों से जुड़े आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई उसका पूरा ब्यौरा। और दूसरा हिस्सा जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है वो ये था कि उन्हें जेएमजीएसआई पद यानी बैंक के जूनियर मैनेजमेंट स्केल का पहला लेवल, हाँ, उस पर प्रमोट क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बहुत साफ साफ पूछा था कि मेरे परफॉर्मेंस मूल्यांकन फॉर्म यानी पीएएफ में मुझे कितने अंक मिले, लिखित परीक्षा में कितने, इंटरव्यू में कितने और मेरी सर्विस बुक के आधार पर कितने। वो पूरा ब्रेकडाउन चाहते थे। इस पर एसबीआई की तरफ से जो शुरुआती जवाब आया वो बड़ा ही कह सकते हैं क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक जवाब था। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ ने बस एक लाइन में जवाब दिया, पीएएफ में प्राप्त अंकों का विवरण और पदोन्नति से संबंधित जानकारी गुप्त रखी जाती है। बस इतना? हाँ, कोई कारण नहीं, कोई कानूनी धारा का हवाला नहीं, बस एक शब्द, गुप्त। जैसे ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। बिल्कुल। जाहिर है गुप्त है सुनकर कोई चुप तो नहीं बैठता, खासकर जब बात अपने करियर की हो। तो शाहजहां ने अपील की और मामला पहुंचा केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के पास, जो आरटीआई मामलों की सबसे बड़ी संस्था है। और सीआईसी ने शाहजहां की दलीलों को सही माना। उन्होंने एसबीआई को आदेश दिया कि सारी जानकारी दी जाए। अच्छा, इतना ही नहीं, सीआईसी ने जानकारी रोकने के लिए सीपीआईओ पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दे दिया। अरे वाह! और यहीं से असली कानूनी लड़ाई शुरू हुई। सीआईसी के इस आदेश से एसबीआई खुश नहीं था। उन्हें लगा कि एक गलत मिसाल कायम करेगा। इसलिए एसबीआई इस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया। उनके वकील श्री राजीव कपूर ने कोर्ट में कई दलीलें पेश की। उनकी पहली दलील प्रक्रिया को लेकर थी, है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि सीआईसी का ये फैसला खुद सीआईसी के ही कई पुराने फैसलों के खिलाफ है कि पहले भी ऐसे मामलों में सीआईसी ने जानकारी देने से मना किया था। तो एसबीआई का कहना था कि सीआईसी को या तो अपने पुराने फैसलों का सम्मान करना चाहिए था, या अगर वो अपनी राय बदलना ही चाहते थे तो मामले को एक बड़ी बेंच को भेजना चाहिए था। ये तो एक तरह से सीआईसी की कार्यप्रणाली पर ही सवाल था। रुख देखने लायक था। कोर्ट ने कहा, एक मिनट, हम सीआईसी के पुराने फैसलों से बंधे नहीं हैं। हमारा काम कानून की व्याख्या करना है और हम वो स्वतंत्र रूप से करेंगे। वाह, मतलब अदालत ने न सिर्फ एसबीआई की दलील खारिज की बल्कि एक तरह से सीआईसी को ही फटकार लगा दी। हाँ, और कोर्ट ने आगे बढ़कर ये भी कहा कि सीआईसी के वो पुराने फैसले जिनमें ये कहा गया था कि जानकारी देने से सीनियर अधिकारी को शर्मिंदगी हो सकती है। शर्मिंदगी? हाँ, शर्मिंदगी। कोर्ट ने कहा कि वो तर्क हमें सही नहीं लगते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब किसी की शर्मिंदगी पारदर्शिता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसके बाद एसबीआई ने अपनी दूसरी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक बिल्कुल ऐसा ही मामला चल रहा था जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी थी। तो एसबीआई ने अनुरोध किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उस बड़े मामले में अपना अंतिम फैसला नहीं दे देता
तब तक इस केस को भी टाल दिया जाए। ये भी एक आम रणनीति है किसी मामले को लंबे समय तक लटकाने की। लेकिन अदालत इस पर भी राजी नहीं हुई। जज ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक सिर्फ उस एक विशिष्ट मामले पर है, वो देश के हर मामले पर लागू नहीं होती। इसलिए हम इस केस को सुनेंगे और अपना फैसला देंगे। इन शुरुआती दलीलों के खारिज होने के बाद मामला अपने असली कानूनी मुद्दे पर आ गया। सवाल सिर्फ एक था, क्या शाहजहां द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)E और 8(1)J के तहत छूट के दायरे में आती है? यही इस पूरे केस का दिल था। हाँ। ठीक है, तो इन धाराओं को थोड़ा समझते हैं। पहली है धारा 8(1)A, जो न्यासी संबंध या फिड्यूशरी रिलेशनशिप की बात करती है। इस पर एसबीआई का क्या तर्क था? एसबीआई का तर्क था कि जब एक सीनियर अधिकारी अपने जूनियर का मूल्यांकन करता है, तो वो जो अंक या टिप्पणी देता है वो बैंक के पास एक भरोसे के रिश्ते के तहत रखी जाती है। ये एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में दी गई जानकारी है। उनका कहना था कि अगर हम ये जानकारी कर्मचारी को ही बता देंगे तो उस सीनियर अधिकारी के भरोसे का उल्लंघन होगा। भविष्य में कोई भी अधिकारी खुलकर अपनी राय नहीं देगा। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझी हुई लग रही है। अगर भरोसे का रिश्ता है तो वो तो बैंक और कर्मचारी के बीच होना चाहिए ना। बैंक अपने ही कर्मचारी को उसकी जानकारी देकर भरोसा कैसे तोड़ रहा है? हाँ, ये तो किसी तीसरे आदमी जैसे मीडिया को बताने पे टूटना चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और अदालत ने भी यही कहा। अदालत ने एसबीआई के इस तर्क को कानून की पूरी तरह से गलत व्याख्या बताया। अच्छा। समझाया कि न्यासी संबंध यहाँ नियोक्ता यानी एसबीआई और कर्मचारी यानी शाहजहां के बीच है। ये धारा इसलिए बनाई गई है ताकि बैंक शाहजहां की जानकारी किसी तीसरे पक्ष को न दे दे। ये धारा कर्मचारी को खुद उसकी जानकारी देने से रोकने के लिए है ही नहीं। मतलब एसबीआई कानून को उल्टा इस्तेमाल कर रहा था। जो ढाल कर्मचारी की रक्षा के लिए बनी थी, उसी को बैंक कर्मचारी के खिलाफ तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एकदम सही। और अदालत ने एक कदम और आगे जाकर जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन या परफॉर्मेंस रिव्यू का मकसद क्या होता है। इसका मकसद है कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार लाना, उसे बताना कि वो कहाँ अच्छा है और कहाँ उसे मेहनत करने की जरूरत है। ये मकसद जानकारी को गोपनीय रख के कैसे पूरा हो सकता है? जब कर्मचारी को पता ही नहीं चलेगा कि उसे कम क्यों आंका गया, तो वो सुधार कैसे करेगा? इसलिए जानकारी देना सिर्फ कर्मचारी के हित में नहीं बल्कि खुद संगठन के हित में भी है। सही बात है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आती है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। बिल्कुल ठीक है, तो अदालत ने भरोसे के रिश्ते वाली दलील को तो पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन एसबीआई के पास एक और दांव था, निजता का यानी प्राइवेसी का। उन्होंने इस बारे में क्या कहा? हाँ, ये उनकी दूसरी बड़ी दलील थी, जो आरटीआई की धारा 8(1)J पर आधारित थी। ये धारा कहती है कि ऐसी व्यक्तिगत जानकारी देने से मना किया जा सकता है जिसके खुलासे का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो और जो किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित हस्तक्षेप हो। एसबीआई ने कहा कि परफॉर्मेंस अंक एक व्यक्तिगत जानकारी है और इसे देना प्राइवेसी का हनन है। ये तो और भी अजीब है। कोई मुझे मेरे ही बारे में जानकारी दे तो इससे मेरी प्राइवेसी का हनन कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि कोई मेरा पर्स मुझे लौटाए और कहे कि इससे आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। आपकी तुलना एकदम सटीक है और अदालत का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। अदालत ने इस दलील पर बहुत तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ये तर्क अपने आप में बेतुका है। कोई व्यक्ति जब अपने ही बारे में जानकारी मांगता है तो उसकी अपनी निजता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? सही है। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रमोशन की प्रक्रिया एक सार्वजनिक गतिविधि है। ये किसी का निजी मामला नहीं है। ये कर्मचारी के काम से जुड़ी है, उसकी निजी जिंदगी से नहीं। इसलिए प्राइवेसी की दलील यहाँ लागू ही नहीं होती। तो अब तक अदालत ने एसबीआई की प्रक्रियात्मक और कानूनी दोनों तरह की दलीलों को खारिज कर दिया था। लेकिन इस तरह के मामलों में पुराने फैसलों यानी प्रेसिडेंट्स की भी बड़ी भूमिका होती है। उस पर भी कोई बहस हुई? हाँ बिल्कुल। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के दो पुराने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मामलों का जिक्र आया। पहला मामला था देवदत्त बनाम भारत संघ। देवदत्त। हाँ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील सिद्धांत स्थापित किया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी कर्मचारी की रिपोर्ट में अच्छा यानी गुड ग्रेड भी उसे प्रमोशन पाने से रोक रहा है, तो उस अच्छा ग्रेड को भी प्रतिकूल या एडवर्स माना जाना चाहिए। अच्छा। और कर्मचारी को इसके बारे में बताया जाना चाहिए।
इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ खराब या औसत ग्रेड ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी टिप्पणी जो आपके करियर की तरक्की में बाधा बने, उसे आपसे छुपाया नहीं जा सकता। बिल्कुल आपको उस पर अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एसबीआई ने इसका जवाब देने के लिए एक और पुराने मामले का सहारा लिया, जिसका नाम था बैकुंठनाथ दास। एसबीआई ने कहा कि इस मामले में कोर्ट का नजरिया अलग था, पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहाँ बहुत बारीकी से दोनों मामलों में फर्क किया। उन्होंने साफ किया कि बैकुंठनाथ दास का मामला अनिवार्य सेवानिवृत्ति से जुड़ा था, जहां प्रक्रिया अलग होती है। ओके। जबकि देवदत्त का मामला सीधे सीधे पदोन्नति से इनकार का था, जो शाहजहां के केस से सीधा मेल खाता था। लेकिन इन सबसे ऊपर अदालत ने एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, है ना, जिसने सारी बहस को ही एक नई दिशा दे दी। सही कहा। अदालत ने जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उठाया वो ये था कि देवदत्त और बैकुंठनाथ दास दोनों ही फैसले आरटीआई अधिनियम के आने से पहले या उसके संदर्भ के बिना दिए गए थे। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, आरटीआई एक्ट ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। आरटीआई का मूल सिद्धांत है पारदर्शिता। इसके तहत डिफ़ॉल्ट नियम ये है कि जानकारी दी जाएगी। अगर किसी सरकारी संस्था को जानकारी नहीं देनी है तो ये साबित करने का भार उसी पर है कि यह जानकारी छूट के दायरे में क्यों आती है। और एसबीआई ये साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। बिल्कुल नाकाम रहा। तो इन सभी तर्कों, बहसों और कानूनी व्याख्याओं के बाद आखिरकार फैसले का दिन आया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसबीआई की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के आदेश को सही ठहराया। इसका सीधा मतलब ये था कि एसबीआई को मोहम्मद शाहजहां को उनके परफॉर्मेंस मूल्यांकन, उसमें मिले अंक और प्रमोशन प्रक्रिया से जुड़ी हर वो जानकारी देनी होगी जो उन्होंने मांगी थी। ये सिर्फ शाहजहां की नहीं बल्कि सूचना के अधिकार की एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी जीत। तो चलिए इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से समेटते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले ने यह साफ कर दिया कि एक कर्मचारी को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मूल्यांकन में मिले अंक और प्रमोशन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। हाँ। ये कोई मेहरबानी नहीं बल्कि उनका कानूनी हक है। और ये भी स्थापित हो गया कि नियोक्ता या कंपनी भरोसे का रिश्ता या निजता का हनन जैसे बहानों का इस्तेमाल करके किसी कर्मचारी को उसकी अपनी ही जानकारी देने से मना नहीं कर सकती। अदालत ने इन दलीलों को न सिर्फ गलत बल्कि बेतुका भी माना। सर को देखें तो ये सिर्फ एक केस नहीं है। इसका असली असर ये है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच शक्ति के संतुलन को बदलता है। अब तक मूल्यांकन एक तरफा प्रक्रिया थी, जहां कर्मचारी के हाथ में कुछ नहीं होता था। हाँ। अब आरटीआई के जरिए कर्मचारी उस प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है, उसे समझ सकता है और अगर कुछ गलत लगे तो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कर्मचारी की जीत नहीं बल्कि व्यवस्था में एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण शक्ति परिवर्तन, एक पावर शिफ्ट का संकेत है। यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही को कागज से निकालकर हकीकत में लागू करता है और मनमानी और पक्षपात की गुंजाइश को बहुत कम कर देता है। सही कहा। यह फैसला निश्चित रूप से पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। यह फैसला पारदर्शिता के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन क्या मूल्यांकन प्रक्रियाओं के पूरी तरह पारदर्शी होने के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं? मैं सोच रहा था, अगर मैं एक मैनेजर होता और मुझे पता होता कि मेरी लिखी हर एक लाइन, हर एक टिप्पणी को आरटीआई के तहत निकाला जा सकता है और कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो क्या मैं सच में उतनी ईमानदारी और खुलकर फीडबैक लिखता? या फिर कानूनी पचड़ों से बचने के लिए मैं सुरक्षित और गोलमोल भाषा का इस्तेमाल करता, जैसे सुधार की गुंजाइश है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या पूरी पारदर्शिता कभी-कभी सच्ची और खरी प्रतिक्रिया के रास्ते में आ सकती है?